हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संतोष जायसवाल फिजिक्स लेक्चर्स। मैंने अपने पिछले वीडियोस में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिस्क्राइब किया था। एक वीडियो में मैंने किरचॉफ्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था और वैसे ही एक वीडियो में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमारा आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ। इसमें हम कूलम्स लॉ के बारे में एंड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपने 11th में ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा। सिमिलर टू दैट यहाँ पे हमारा कूलम्स लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सपोज कीजिए दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच का सेपरेशन है R। ये दोनों पॉइंट चार्जेज हैं। जो कूलम्स लॉ है उसके कुछ लिमिटेशंस है। फर्स्ट लिमिटेशन यही है कि जो चार्जेज हैं वो पॉइंट साइज के होने चाहिए, चार्जेज रेस्ट पे होने चाहिए और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो न्यूक्लियर डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो जो कूलम्स लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच एक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस के। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू masses there and force is inversely proportional to square of distance between two masses। ठीक है, अब हम इन दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको हम कंबाइन कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करेंगे के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे हम K को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। जैसा न्यूटन्स लॉ में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G आपने यूज किया, यहाँ पे हम K यूज करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, वो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच होता है वो मास के बीच का जो मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। डिफरेंट मीडियम में जो फोर्स है वो डिफरेंट होता है, इसलिए K की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। डिफरेंट मीडियम के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। K की जो वैल्यू है वो एयर या वैक्यूम के लिए है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैसे वैल्यू जो है मीडियम के टर्म्स में 1/4πε0 है फॉर एयर। नॉट इज फॉर एयर। यहां पे हम एप्सिलॉन को कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, और एयर के लिए इसको हमने डिनोट किया एप्सिलॉन नॉट से। तो इसके टर्म्स में जो फोर्स का फॉर्मूला है आपका वो आ जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन 4πε0 R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है यानी कि एयर के लिए जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसकी यूनिट K का जस्ट रेसिप्रोकल लेंगे यहाँ से कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है और एप्सिलॉन है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज इनवर्स डिग्री ऑफ परमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ अ मीडियम। यानी कि कोई भी मीडियम अपने थ्रू इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को कितना पास होने देता है उसका इनवर्स डिग्री है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
यानी डिफरेंट मीडियम के लिए अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं फोर्स का, तो सिंपली फॉर्मूला आएगा F इन अ मीडियम इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर. दिस इज फॉर मीडियम एंड फॉर एयर और वैक्यूम इट इज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अब रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन R से. कई जगह पे इसे K से भी करते हैं डिनोट, और ये K और ये K डिफरेंट है. ये K 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है और एप्सिलॉन R को ही हम K से भी डिनोट कर सकते हैं. और ये आपका होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यानी कि आप इसको चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज रेशियो ऑफ absolute electrical permittivity of a medium to the absolute electrical permittivity of free space और air. ठीक है, इसको हम दूसरा डिफिनेशन भी लिख सकते हैं. सपोज कीजिए ये F इन मीडियम है और ये F इन एयर है. ठीक है, तो F इन मीडियम अपॉन F इन एयर अगर हम करते हैं तो मीडियम में आपका है Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर और एयर में है आपका Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. तो ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन. ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन. और एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन की बात करें तो ये 1 अपॉन एप्सिलॉन R आ जाएगा, जो कि F मीडियम अपॉन F एयर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हम एप्सिलॉन R को फिर से डिफाइन कर सकते हैं. एप्सिलॉन R आपका आ जाएगा F एयर अपॉन F मीडियम. तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस केप्ट इन एयर टू फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस केप्ट इन अ मीडियम. अब यहां से एक चीज हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें फोर्स इन एयर गिवन है तो फोर्स इन मीडियम निकाल सकते हैं. दिस विल बी फोर्स इन एयर अपॉन एप्सिलॉन R. ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सपोज कीजिए कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर हमें गिवन है. एयर में जो फोर्स इनके बीच वो 162 न्यूटन है. एंड क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस व्हेन केप्ट इन वाटर. और वाटर के लिए आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, वो सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है 81. एप्सिलॉन R जो कि अगेन रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी. ठीक है, अब हमने पढ़ा कि जो फोर्स इन अ मीडियम, मीडियम इज एयर व्हाट वाटर, इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. And force in air is 162 Newton and dielectric constant is 81. So force in water will be 2 Newton. Clear? चलिए ठीक है, एक जेई का भी हम क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन है कि two identical spheres having density sigma and charge q on each are suspended with the help of two threads as
shown in figure. When the whole system is immersed in a liquid of density rho, then separation between the two spheres remain same. What is dielectric constant of the liquid? अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ आपको कि दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, ठीक है, जिनकी की डेंसिटी जो है वो सिग्मा है और दोनों जो स्फीयर है उन पे चार्ज क्यू है। दोनों स्फीयर एक पॉइंट से दो थ्रेड के थ्रू सस्पेंडेड है। अब इस सिस्टम को जब किसी लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो है उसमें हमने इमर्स किया तो इनके बीच का जो सेपरेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो क्वेश्चन कि व्हाट इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। चलिए देखते हैं। पहले तो दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं, इनके बीच का सेपरेशन सपोज कर लीजिए आर ले लेता हूं मैं और यहाँ पे ये एंगल जो है वो थीटा ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब जो जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस स्फीयर को, ये एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं, इस स्फीयर पे चार्ज क्यू है, इस स्फीयर पे भी चार्ज क्यू है। इस स्फीयर का वेट mg नीचे एक्ट कर रहा होगा, टेंशन T इधर लग रहा होगा और चूंकि दोनों चार्ज हैं तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा होगा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इधर आ जाएगा आपका T cos थीटा और इधर आ जाएगा आपका T sin थीटा। एंड इक्विलिब्रियम का केस अगर लेके चलते हैं हम, फॉर इक्विलिब्रियम जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उनको हम बैलेंस करेंगे। T sin थीटा will be equal to Fe, this is equation 1, and T cos theta will be equal to mg, this is equation 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg। सो T यहाँ कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ T से T कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg, ठीक है। ये हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। अब एक चीज देखिए, अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में इमर्स कर देते हैं तो लिक्विड में इमर्स करने से क्या चेंज होगा? एक तो ये चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और बाइंड फोर्स एक्ट करने की वजह से जो वेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। एंड डिक्रीज इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर, ठीक है। तो इन लिक्विड क्योंकि सेपरेशन में कोई चेंज नहीं आता तो ये एंगल थीटा ही रहेगा, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू Fe अपॉन एप्सिलॉन आर। अभी हमने पढ़ा कि अगर एयर में फोर्स Fe है तो मीडियम में जो फोर्स है वो Fe बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू mg माइनस mg, वेयर दिस mg इज बाइंड फोर्स दैट इज इक्वल टू weight of liquid displaced by the sphere. This is equation 4. अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे कि दोनों का LHS सेम है तो हम RHS को इक्वेट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 क्या आ जाएगा हमारा? Fe by mg इक्वल टू Fe अपॉन एप्सिलॉन आर अपॉन mg माइनस mg। क्या किया हमने? LHS दोनों का सेम है, देख सकते हैं, तो हमने RHS को इक्वेट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो Fe है वो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1 अपॉन mg इक्वल टू 1 अपॉन ये एप्सिलॉन आर नीचे ले आया मैं, mg माइनस mg। यहाँ पे आप एप्सिलॉन आर लेते हैं तो ये mg इधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं, mg, इसमें मैं g कॉमन ले लेता हूँ, m माइनस m, ये g भी कैंसिल हो गया,
एप्सिलॉन आर इक्वल टू आ गया। अब ये जो मास है वो मास ऑफ स्फीयर है, ये वेट ऑफ स्फीयर है और ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। तो ये मास है तो इसको मैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ स्फीयर ले लेता हूँ। डेंसिटी ऑफ स्फीयर सिग्मा है, ठीक है। अगेन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ स्फीयर एंड दिस इज मास ऑफ लिक्विड, सो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इस तरह से जो एप्सिलॉन आर है उसका फॉर्मूला आ गया सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, ठीक है। तो इस तरह से हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस लिक्विड का फाइंड कर लिया। यहाँ पे आपको कूलम्स लॉ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आपको लगे तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट्स एंड असाइनमेंट के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच तो हमने अभी देख लिया, अगर कई सारे चार्ज हैं तो फिर क्या होगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए एडिशन भी हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कूलम्स लॉ में। सपोज कीजिए कि एक चार्ज है यहाँ पर आपका Q1, ये चार्ज है Q2 और ये चार्ज है Q3। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है R21, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है आपका R31, ठीक है। अब अगर मैं इस चार्ज Q1 के ऊपर फोर्स निकालना है, Q1 पे सबसे पहले तो एक ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा और ये एक्सर्ट कर रहा होगा। इसकी वजह से अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो फोर्स रिपल्सिव होगा इधर की तरफ। इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F12, दैट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ होगा, इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F13, दैट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3। तो नेट फोर्स ऑन Q1 विल बी इक्वल टू F12 प्लस F13। ये है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि इनके बीच एंगल हमें पता है, वो एंगल है थीटा। तो आपको ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का पता होगा। तो एफ नेट का जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो आ जाएगा अंडर रूट F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 कॉस थीटा। इस तरह से आप फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है आपका Q1 इक्वल टू प्लस 2 कूलम, यहाँ पे एक चार्ज है Q2 इक्वल टू प्लस 2 कूलम, यहाँ पर एक चार्ज हम ले लेते हैं Q3 इक्वल टू प्लस 5 कूलम। ये डिस्टेंस 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। और अब हमने फाइंड करना है फोर्स ऑन Q3। तो सबसे पहले तो हमें Q1 और Q2 की वजह से जो इंडिविजुअली इन पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो फाइंड करना होगा। Q1 की वजह से सपोज कीजिए फोर्स, चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगा, इधर है F13 और इसकी वजह से फोर्स इधर होगा F31 और ये होगा F31 और ये है आपका F32, ठीक है। ये जो फोर्स है Q3 पे Q1 की वजह से F31 और Q3 पे Q2 की वजह से F32, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा होगा, अपोजिट एंगल्स, और ये थीटा होगा। अब वेक्टर में सिंपल जो मेथड है
वो आपका जो फोर्स है उनको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लीजिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो जैसे ये F32 है तो इसका कंपोनेंट इधर जिसके साथ एंगल बनता है, तो ऑब्वियस ही बात है ये बेस है, तो बेस में आपका कॉस आता है, तो ये हो जाएगा आपका F32 cos थीटा, और इधर चला जाएगा आपका F32 sin थीटा। सिमिलरली इसका इधर चला जाएगा F31 sin थीटा, और ये एंगल है तो ये बेस है अगेन इसका, तो F31 cos थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि F31 और F32 की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए। अगर ये 3 है और ये 4 है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये आपका आ जाएगा 5 मीटर, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, और ये भी आ जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो चार्ज हैं 5 कूलम 2 कूलम, और यहाँ पर देखिए 5 कूलम 2 कूलम, ठीक है, और डिस्टेंस भी सेम ही है, तो जो फोर्स इसकी वजह से इस पे होगा और इसकी वजह से इस पे होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। F31 इक्वल टू F32 इक्वल टू मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वो आपका आ जाएगा, फॉर्मूला होगा K की वैल्यू हम ले लेते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। एक जो आपका चार्ज है वो है 5, और एक चार्ज है आपका 2, और अपॉन में 5 स्क्वायर, यहाँ पे एक 5 से 5 कट गया, 9 2 से 18 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, ये फोर्स हो गया। अब चूंकि ये फोर्स और ये फोर्स सेम है, तो इनके ये दोनों जो कंपोनेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों कंपोनेंट जो है आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों कंपोनेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों कंपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो जो आपका नेट फोर्स होगा T के ऊपर, वो आपका हो जाएगा F32 cos थीटा प्लस F31 cos थीटा, ठीक है। अब ये है आपका 18/5 इंटू 10 टू द पावर 9 cos थीटा प्लस 18/5 इंटू 10 टू द पावर 9 cos थीटा, ठीक है। तो आप इसको सिंपली ले सकते हैं 2 इंटू 18/5 इंटू 10 पावर 9 cos थीटा, क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 18 टू 36/5 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू cos थीटा की वैल्यू आप यहाँ से ट्राइंगल में ले सकते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आपका बेस है और ये हाइपोटेनस है। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा आपका 4/5, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q3, ठीक है। इस तरह से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना होगा। चलिए ठीक है, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं x o y, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम दो चार्ज ले लेते हैं, एक है q1 और एक चार्ज हम ले लेते हैं q2। q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो हम ले लेते हैं r1, ये देखिए r1, और इसका पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं r2। यहां से यहां जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये हम ले लेते हैं r12, और यहां से यहां जो है उसे हम r21 ले लेते हैं। तो r12 और r21 दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है, बस आप देख सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर दोनों अगेन पॉजिटिव चार्ज हैं तो इसके ऊपर फोर्स रिपल्सिव इधर एक्ट कर रहा होगा F21, और इस पे फोर्स इधर एक्ट कर रहा होगा F12, क्लियर है। अब अगर हम F12 की बात करें तो F12 आपका हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी K ले चुके हैं यहाँ पे, K Q1 Q2 अपॉन
और चूंकि इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है तो ये डिस्टेंस इधर हम ले लेंगे r21 स्क्वायर। अब चूंकि हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें डायरेक्शन यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे एरो लगाएंगे, दैट इज वेक्टर k q1 q2 अपॉन r21 स्क्वायर। अब हमने इधर अगर डायरेक्शन शो किया है तो इधर भी हमें डायरेक्शन शो करना होगा, और डायरेक्शन शो करने के लिए हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब F12 को हम चाहें तो लिख सकते हैं k q1 q2 अपॉन r21 स्क्वायर r21। अब यूनिट वेक्टर को वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैग्नीट्यूड से हम सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये हो गया हमारा F12 इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r21, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्वायर है और एक r21 यहाँ है, तो r21 क्यूब हो जाएगा और ये यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड r21 वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने q1 पे फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। इसी तरीके से आप चाहे तो इसका फोर्स भी लिख सकते हैं, F21 इक्वल टू k q1 q2, और इस पे फोर्स इधर लग रहा है जो कि r12 के डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ जो डायरेक्शन है वो r12 है, तो हम यहाँ r21 की जगह r12 क्यूब और r12 वेक्टर ले लेंगे। अब इन दोनों फोर्स को देखें हम तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन की बात करें यहाँ r21 है और यहाँ पे डायरेक्शन में r12 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि r12 इज इक्वल टू r21 बट opposite in direction, so F21 is equal to negative of F12. It means that the two charges exert equal force on each other but in opposite direction. That is, electrostatic force obeys Newton's third law of motion. क्लियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।